हीर अपने कान में उंगली डालकर कहती है, अबे धीरे बोलो, मेरे कान के पर्दे फाड़ने का इरादा है क्या? जानवी हीर को घूरते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझी तुम? हीर झुंझुलाते हुए कहती है, ठीक है मत जाओ, मैं ही चली जाती हूँ, चलो कबीर। ये बोल हीर भागते हुए कबीर के पास आती है और उसकी बाजू पकड़कर उसे खींचने लगती है, लेकिन कबीर अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। वो हीर को अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, क्या कर रही हो तुम और कहाँ जाना है हमें? ये मेरा घर है, हम कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि जो इस घर का नहीं है वो यहाँ से जाएगा। ये बोलते हुए कबीर हीर को अपनी तरफ खींचता है तो उसका सिर कबीर के सीने से टकरा जाता है। हीर अपना सिर बसलते हुए कहती है, अरे बुद्धू, घर छोड़कर नहीं जा रहे, मैं तो तुम्हें रूम में ले जा रही हूँ। कबीर भौहें चढ़ाते हुए कहता है, क्यों? हीर तिरछी नजरों से जानवी को घूरते हुए तेज आवाज में कहती है, सुहाग रात मनाने। उसकी बात सुनकर कबीर को खांसी आ गई। वो हीर को आंखें छोटी करके घूरने लगा। वहीं जानवी के तो तन मन में हीर की बात सुनकर आग लग गई थी। क्रिया मुंह खोले हीर को देखती है, फिर आहिर की शर्ट का कोना खींचते हुए कहती है, मिस्टर अजनबी। आहिर अपना गला साफ करते हुए कहता है, क्रिया उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए कहती है, चलिए ना, हम भी चलते हैं। ये बोलकर क्रिया सिर झुकाकर शर्माने लगती है तो आहिर उसे ऐसे देखता है जैसे वो कोई पागल हो। सच में ये माँ बेटी कब क्या बोल जाए भगवान ही जाने। चुपचाप खड़ी रहो वरना मैं तुम्हारे मुंह पर टेप लगा दूंगा। क्रिया मुंह बनाकर कहती है, रहने दीजिए, अब आप में वो बात नहीं रही। आहिर क्रिया को घूरते हुए कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्रिया चिढ़ते हुए कहती है, कुछ नहीं। तभी कबीर वकील की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर शुक्ला, यू कैन गो नाउ। वकील सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। कबीर हीर का हाथ पकड़कर सर्द आवाज में कहता है, अब सब क्लियर है, मेरी वाइफ हीर है और इस घर की इकलौती मालकिन भी हीर है, तो जो यहाँ का नहीं है वो खुद अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से दफा हो जाए, वरना मैं धक्के मारकर भी निकाल सकता हूँ। उसकी बात सुनकर जानवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतनी साजिशों के बाद तो वो सड़क से उठकर इस महल जैसे घर में आई थी और ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। अब वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो माया के कान में धमकी देते हुए कहती है, अगर आज मैं इस घर से गई तो मैं आपको जीने नहीं दूंगी। मैं कबीर को बता दूंगी कि आप मेरी हर चाल में बराबर की हिस्सेदार हैं। माया ने घूर कर जानवी को देखा और फिर कबीर और हीर की तरफ नजरें की जो आहिर और क्रिया की तरफ बढ़ रहे थे। माया अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहती है, आज इस घर से जरूर कोई जाएगा, लेकिन तुम नहीं, ये कबीर जाएगा। फिर देखते हैं इसकी ये हीर कितने दिन यहाँ टिकती है। जानवी धीरे से कहती है, क्या करेंगी आप? माया एक नजर जानवी को देखती है, फिर कबीर और हीर को देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहती है, वो एक बार फिर पागल खाने जाएगा। इसकी दादी खुद उसे भेजेगी और आज ही भेजेगी। जानवी आंखें बड़ी करके कहती है, क्या करने वाली हैं आप? माया कहती है, बस देखती जाओ। ये बोलकर माया सबके बीच खड़े होकर जोर जोर से ताली बजाने लगती है। कबीर और हीर मुड़कर माया को देखते हैं। हीर माया को देखते हुए कहती है, इन्हें अब कौन सा दौरा पड़ गया? माया ताली बजाते हुए दादी को देखकर कहती है, देखा माँ, एक बार फिर वही हुआ जो सालों पहले हुआ था। एक बार फिर एक मासूम को सजा मिल रही है बिना किसी गलती के, वो भी सिर्फ कबीर की वजह से। दादी माया को देखते हुए कहती है, कहना क्या चाहती हो माया तुम? माया तेज आवाज में कहती है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सालों पहले इस लड़के की वजह से राहुल की हालत क्या हुई थी आप भूल गई, और आज वही सब ये जानवी के साथ कर रहा है और आप चुपचाप देख रही हैं। ये बिल्कुल भी नहीं बदला माँ, इसका मानसिक संतुलन आज भी खराब है, ये पागल है। माया की बात सुनकर हीर की आंखें बड़ी हो गई। तभी उसे अपने हाथ पर कबीर की पकड़ कसती हुई महसूस हुई। हीर के चेहरे पर दर्द देखा जा सकता था। माया तिरछा मुस्कुराते हुए आगे कहती है, इसका गुस्सा आज भी वैसा ही है, ये गुस्से में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आपने देखा ना, इसने कैसे जानवी को सबके सामने थप्पड़ मारा, और 18 साल पहले इसने राहुल को गोली मारी थी, और इसकी एक फ्रेंड भी तो थी जिसको इसने सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। ये बोलते हुए माया के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। कबीर सिर नीचे करके फ्लोर को घूरने लगता है। वो अपना एक पैर फ्लोर पर टैप कर रहा था, साथ ही उसकी पकड़ हीर की बाजू पर इतनी मजबूत हो गई कि हीर से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके मुंह से आह निकल गई। कबीर की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। पागल पागल, बस यही एक शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। माया इस बात का फायदा उठाते हुए दादी से कहती है,
देखा माँ, देखा, अब ये हीर को भी नुकसान पहुंचा रहा है, ये अभी भी पागल ही है। माया की बात सुनकर हीर को इतना गुस्सा आया कि उसका मन किया वो अभी जाकर माया का गला दबा दे। ये औरत जानबूझकर कबीर को उकसा रही है, ये बात हीर अच्छे से समझ रही थी। इसलिए वो माया को घूरते हुए तेज आवाज में कहती है, चुप रहिए आप, मेरा कबीर बिल्कुल ठीक है, वो पागल नहीं है। माया हीर को देखकर भोली बनते हुए कहती है, तुम सच नहीं जानती हीर, वो 5 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहकर आया है, वो पागल है, पागल। हीर कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही कबीर फ्लोर को घूरते हुए कहता है, पागल पागल पागल। हीर धीरे से कहती है, कबीर नो, प्लीज कंट्रोल योर एंगर कबीर, प्लीज। ये बोलते हुए हीर की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। तभी कबीर चिल्लाते हुए कहता है, पागल हूं मैं, पागल हूं तो क्यों रह रहे हैं सब मेरे साथ, क्यों रह रहे हैं एक पागल के साथ। एवरीवन गेट आउट ऑफ माय हाउस, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। ये बोलते हुए कबीर हीर को धक्का दे देता है। हीर फ्लोर पर गिरती उससे पहले ही आहिर उसे पकड़ लेता है। हीर कबीर को देखते हुए धीरे से कहती है, कबीर। ये बोलते हुए हीर का गला रुंध जाता है। जिस बात का डर था वही हुआ। एक बार फिर कबीर ने खुद पर से काबू खो दिया था। वो अब किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था। कबीर सारा सामान इधर उधर फेंकते हुए कहता है, आई एम मैड, यस आई एम मैड, कोई नहीं चाहिए मुझे, जस्ट गेट आउट ऑफ माई हाउस, जस्ट लीव मी अलोन, आई डोंट वॉन्ट एनीवन, एवरीवन गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ये बोलते हुए कबीर फ्लावर पॉट उठाकर माया के पैर के पास मारता है। ये देखकर माया जल्दी से पीछे हो जाती है। फिर गहरी सांस लेते हुए कहती है, देखा माँ आपने, ये लड़का आज भी किसी को भी मार सकता है। दादी हैरानी से कबीर को देख रही थी। तभी माया दादी के पास आकर उनके कान भरते हुए कहती है, याद कीजिए माँ, इसने कैसे राहुल को गोली मारी थी, इसकी वजह से आज भी वो कोमा में है और ये आज भी लोगों के लिए खतरा है क्योंकि ये पागल है। इस बार कबीर गुस्से से घुर्राया। वो एक बार फिर बेकाबू हो गया था। उसे पागल शब्द खंजर जैसा चुभ रहा था। उसके कान में सिर्फ यही शब्द गूंज रहा था। फिर कबीर ने इधर उधर देखा तो उसकी नजर फ्रूट बास्केट में रखी नाइफ पर गई। उसने वो नाइफ उठाई और माया की तरफ बढ़ गया। ये देखकर माया घबरा गई। तभी अव्यांश ने कबीर को पीछे से पकड़ लिया। हीर ने आहिर के सीने में चेहरा छिपा लिया और वो रोने लगी। उसका कबीर सच में इस वक्त किसी पागल की तरह ही रिएक्ट कर रहा था। तभी कबीर ने अव्यांश का गला पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। वो अब बिल्कुल भी होश में नहीं था। अव्यांश का सिर कॉफी टेबल से टकरा गया। आरुष जल्दी से अव्यांश को उठाते हुए कहता है, तुम ठीक हो? अव्यांश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कबीर की तरफ देखने लगा, जो दहकती आंखों से माया को देख रहा था। कबीर को ऐसे पागलों की तरह रिएक्ट करते देख दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगता था कबीर ठीक हो गया है, लेकिन आज वो गलत साबित हो गई थी। कबीर माया को देखते हुए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बार फिर माया कहती है, माँ मैं कह रही हूँ इसको फिर से मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। एक बार फिर कबीर उसकी बात सुनकर बौखला गया। वो सीधा माया की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में चाकू था। इससे पहले वो माया तक पहुंचता एक खटाक की आवाज आई और कबीर के कदम रुक गए। हीर की आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया और वो घुटने के बल बैठ गई, क्योंकि आहिर ने कबीर के पैर में जंजीर डाल दी थी जिससे वो बंध गया था। इसलिए वो माया तक पहुंच ही नहीं पाया। कबीर पूरी कोशिश कर रहा था कि वो छूट जाए और बस एक बार माया के पास पहुंच जाए। उसने चाकू की नोक घुमाकर अपने हाथ में ले ली, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। गुस्सा उसके सिर चढ़कर बोल रहा था, अगर इस वक्त कोई भी उसके पास जाता तो कबीर उसे खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। हीर ने उसके हाथ से खून बहते देखा तो वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ भागी, लेकिन उससे पहले ही आहिर ने उसको पकड़ लिया। हीर रोते हुए कहती है, वो पागल नहीं है डाडा, वो ठीक है, उसे क्यों बांधा आपने, वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। ये बोलते हुए हीर आहिर से छूटने की कोशिश कर रही थी। आहिर हीर का सिर अपने सीने में छिपाते हुए कहता है, इस वक्त उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है एंजल, वो होश में नहीं है। हीर उसकी शर्ट पकड़कर कहती है, नहीं नहीं, मेरा कबीर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, डाडा वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। ये कबीर की मम्मा बहुत गंदी है, इन्होंने इतने कड़वे शब्द बोले कि मेरा कबीर बेकाबू हो गया। ये बोलते हुए हीर रोने लगती है। आहिर खुद माया को घूर रहा था। वो माया की चाल अच्छे से समझ रहा था।
कि माया करना क्या चाहती है। सच में माया वो आस्तीन का सांप थी जो वक्त आने पर अपनों को डसते हैं। माया अपना फोन निकालते हुए कहती है, मैं अभी मेंटल असाइलम कॉल करती हूँ। ये बोलकर माया फोन अपने कान से लगा देती है। तभी कोई उसके हाथ से फोन छीनता है और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। दरअसल क्रिया जो तब से सारा तमाशा देख रही थी, उसके सब्र का बांध टूट गया। हीर को रोता देख उसका दिल पसीज गया और उसने आगे बढ़कर माया के मुंह पर तमाचा चढ़ दिया। वो हैरान थी, एक माँ अपने बच्चे को पागल कैसे बोल सकती थी। अब क्रिया को थोड़ी पता था कि माया कबीर की सगी माँ नहीं है। माया अपने गाल पर हाथ रखकर क्रिया को घूरते हुए कहती है, हाउ डेयर यू। क्रिया बीच में ही माया को घूरते हुए कहती है, छी, शर्म नहीं आती तुझे? अपने घर के बेटे को पागल बनाने पर तुली हुई हो। कैसी औरत हो तुम? अरे तुम माँ भी हो या नहीं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रही हो और उसकी दादी के सामने उसे मेंटल साबित करना चाहती हो। वो पागल नहीं है, वो सिर्फ एक डिसऑर्डर का शिकार है जिसकी आग में तुम घी डालने का काम कर रही हो। क्या कबीर अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएगा या फिर दादी उसे फिर से मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माया गुस्से से कहती है, तुम अपने काम से काम रखो। क्रिया उसकी बात को बीच में काटते हुए तेज आवाज में कहती है, चुप, एकदम चुप। अब अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम होगी हीर की सास, लेकिन इस वक्त मेरे लिए तुम एक घटिया औरत से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। माया चिल्लाते हुए कहती है, यू। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, चटाक की आवाज वहां गूंज गई क्योंकि क्रिया ने माया को एक और थप्पड़ लगा दिया था। वो गुस्से में कहती है, मिसेस राठौर, डोंट प्रोवोक मी। आई एम बातों बातों में थप्पड़ मार देने वाली टाइप ऑफ पर्सन। अब एक और शब्द बोला तो मेरा हाथ होगा और तुम्हारा गाल। ये बोलकर क्रिया माया को घूर कर देखती है। माया लाल आंखों से क्रिया को घूर रही थी और क्रिया उसे आंखों से ही चेतावनी दे रही थी कि अगर आगे एक शब्द निकाला तो मैं एक और बार थप्पड़ मारने से पीछे नहीं हटूंगी। बेशक क्रिया देखने में एक नाजुक सी औरत थी, लेकिन उसके थप्पड़ शुरू से ही झन्नाटेदार होते थे। फिर क्रिया हीर के पास आकर धीरे से कहती है, हीर। हीर आहिर के सीने पर सिर रखकर नम आंखों से क्रिया को देखती है। क्रिया उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, उसे शांत करो हीर। अगर आज उसने खुद पर काबू नहीं पाया तो साबित हो जाएगा वो दिमागी तौर पर बीमार। अपनी बात अधूरी छोड़कर क्रिया उसके माथे पर किस करती है। आहिर क्रिया को देखते हुए कहता है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्रिया, वो उसके पास नहीं जाएगी, कबीर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। हीर सिर उठाकर आहिर को देखते हुए कहती है, नो डैडा, ही नीड्स मी। वो मुझे पहचानता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्लीज एक बार मुझे कोशिश करने दीजिए, प्लीज। ये बोलते हुए हीर नम आंखों से आहिर को देखती है। हीर की आवाज में दर्द भी था और तड़प भी थी। ये देखकर आहिर से नाक कहा ही नहीं गया। हीर उससे दूर हुई तो आहिर ने अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी। वो अपनी एंजल पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हीर माया को देखते हुए कहती है, मेरा कबीर ठीक है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बोल वो कबीर की तरफ बढ़ने लगती है, जबकि उसे खुद घबराहट हो रही थी। उसने अपनी ड्रेस मुट्ठी में भर ली। उसे अच्छे से याद था उस रात कबीर ने उसे नुकसान पहुंचाया था, फिर भी वो उसे शांत करवाना चाहती थी। वो माया को सही साबित नहीं होने दे सकती थी। हीर जाकर कबीर के पीछे खड़ी हो गई। उसने सिर नीचे करके देखा तो कबीर के हाथ में चाकू था और उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था। हीर धीरे से कहती है, कबीर। ये बोलते हुए वो कांपते हाथों से कबीर के कंधे पर हाथ रखती है तो कबीर एकदम से घूमकर हीर का गला पकड़ लेता है। उसकी आंखें इस वक्त खून की तरह लाल हो गई थी। क्रिया ने कसकर आहिर का हाथ पकड़ लिया। आहिर ने भी इस वक्त अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। हीर आंसू भरी आंखों से कबीर को देख रही थी। कबीर ने सिर टेढ़ा करके हीर को देखा और अपने हाथ में पकड़ा चाकू उसके गले की तरफ बढ़ाने लगा। हीर ने अपनी आंखें बंद कर दी। कबीर के साथ बिताए पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। हीर के गले पर चाकू चलाने के लिए कबीर ने जैसे ही हाथ उठाया, हीर ने उसके सीने पर अपना सिर रख दिया और अपनी आंखें बंद करके धीरे से कहती है, आई लव यू कबीर। ये बोलते हुए हीर कबीर के सीने पर दिल वाली जगह हाथ रखती है। उसकी बात सुनकर कबीर का हाथ हवा में ही ठहर जाता है। हीर धीरे से उसके सीने पर सहलाते हुए कहती है, शांत हो जाओ कबीर, मैं हूं ना तुम्हारे पास, प्लीज शांत हो जाओ।
आई एम ऑलवेज विथ यू इन एवरी सिचुएशन। ये बोलते हुए हीर की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। उसकी आंसू की बूंद नीचे गिरती उससे पहले ही कबीर अपनी हथेली उसकी ठुड्डी के पास ले आता है और उसके हाथ पर आंसू की बूंद गिर जाती है। कबीर सिर नीचे करके हीर को देखता है जो उसके सीने से लगी हुई थी। हीर ने अपना एक हाथ कबीर की कमर पर लपेट रखा था और दूसरा उसके सीने पर दिल वाली जगह पर था। कबीर के हाथ से चाकू छूट जाता है और वो दोनों हाथ हीर की कमर पर बांधकर उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए धीरे से कहता है, मैं पागल नहीं हूँ सोना। ये बोलकर कबीर हीर की गर्दन में चेहरा छिपा लेता है। कबीर का लहजा दर्द से भरा हुआ था। उसने ये बात कुछ इस तरह कही कि हीर को अपने दिल में दर्द का एहसास हुआ। आज पहली बार कबीर को कोई शांत कर पाया था और वो उसकी सोना थी। ये देखकर माया की आंखें फटी की फटी रह गई। एक बार फिर उसका छोड़ा गया तीर निशाने पर नहीं लगा तो उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। हीर धीरे से कबीर के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कबीर, तुम बिल्कुल ठीक हो। कोई कुछ भी बोले लेकिन तुम्हारी सोना जानती है उसका कबीर बिल्कुल ठीक है। कबीर ने अपना चेहरा हीर के बालों में छिपा रखा था। उसने अपनी बाहों में हीर को कुछ इस कदर जकड़ रखा था जैसे वो हीर को अपने अंदर ही छिपा लेना चाहता हो। उसने किसी भी तरफ नहीं देखा, बस हीर को अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे लेकर जाने लगा तो एक बार फिर उसके कदम रुक गए क्योंकि उसका पैर अभी भी जंजीर से बंधा था। तभी आहिर ने आगे बढ़कर जंजीर खोल दी। कबीर ने किसी की तरफ नहीं देखा और हीर को लेकर अपने रूम में चला गया। आहिर और क्रिया ने एक नजर दोनों को देखा और फिर वो दोनों भी बिना किसी से कुछ कहे राठा और हाउस से बाहर निकल गए। माया गुस्से से तमतमाते हुए अपने रूम में चली गई। यांशी भी अपने कमरे में चली गई। जानवी भी वहां से चुपचाप अपने कमरे की तरफ खिसक गई। दादी वहीं खड़ी थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दादी थमसी सोफे पर बैठ गई और शून्य में देखते हुए कहती है, हम उसके अपने हैं, फिर भी कल की आई लड़की ने हमारे कबीर को शांत कर दिया और हम बस उसे तड़पते हुए देखते रहे। उससे गलती हुई पर वो बच्चा था, क्या उसे सजा दिलवाकर हमने गलत किया? ये बोलते हुए दादी की आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। हीर के गले से लगकर कबीर द्वारा कही गई वो बात कि मैं पागल नहीं हूँ, दादी का दिल तोड़ गई थी। उन्होंने पहली बार कबीर की आवाज में दर्द महसूस किया था। तभी अव्यांश दादी के सामने घुटने के बल बैठकर कहता है, दादी, जो हुआ उससे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपको नहीं लगता भाई को अपनी गलती से बढ़कर सजा मिली है? आप उन्हें माफ नहीं कर सकती क्या? सबके बीच होकर भी भाई खुद को अकेला महसूस करते हैं। एक हीर है जिसे वो अपने पास रखना चाहते हैं, तो क्यों सब उन दोनों के रिश्ते के पीछे पड़े हैं? ये बोलते हुए अव्यांश दादी के दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर दादी को देखकर धीरे से कहता है, पता है दादी, पैरट गर्ल भाई से बहुत प्यार करती है। बच्चों से हुई गलती को तो भगवान भी माफ कर देते हैं। आप भी भाई को माफ कर दो। फिर एक गहरी सांस लेकर आके कहता है, भाई ने जिस लड़की को सीढ़ियों से धक्का दिया था वो हीर ही है। इसके बावजूद वो भाई से बेपनाह प्यार करती है, जबकि वो तो उनकी लाइफ में हमसे बाद आई है। हम तो उनके अपने हैं दादी। ये बोलकर अव्यांश खड़ा होता है और एक नजर दादी को देखकर वहां से अपने रूम में चला जाता है, पर उसने दादी के सहन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। रात का वक्त, कबीर और हीर अपने रूम में थे। कबीर ने अभी भी हीर को सीने से लगा कर रखा था। उसने अपना सिर हेड ड्रेस से टिका रखा था और उसकी नजरें सीलिंग को देख रही थी। वो एक हाथ से हीर के बालों को सहलाए जा रहा था। तभी हीर धीरे से कहती है, कबीर। ये बोलते हुए हीर सिर उठाकर कबीर को देखती है। कबीर नजरें हीर की तरफ करके कहता है, हीर कबीर के कान पर हाथ रखकर कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुमने तब से कुछ भी नहीं कहा। ये बोलते हुए वो कबीर की आंखों में देखती है। कबीर उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ सोना, ज्यादा मत सोचो। हीर कुछ देर कबीर को देखती है, फिर उठकर बैठ जाती है, फिर इधर उधर देखती है और ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। वो कबीर के पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते कबीर, तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें पता है, जब तुम खुद को चोट पहुंचाते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम पर। मन करता है मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूं। ये बोलते हुए वो कबीर के हाथ से निकलते खून को कॉटन से साफ करती है। कबीर एक टक हीर को देख रहा था। हीर उसके हाथ पर पट्टी करते हुए कहती है, प्रॉमिस मी कबीर, तुम कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओगे।
इनफैक्ट तुम्हें गुस्सा आए ना तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं ये चुटकियों में तुम्हारा सारा गुस्सा छू कर दूंगी। ये बोलकर हीर कबीर की बैंडेज करके फर्स्ट एड बॉक्स टेबल पर रखने के लिए जाती है। तभी कबीर धीरे से कहता है, आई एम सॉरी शोना। ये बोलकर वो दोनों कोहनी घुटने पर टिकाकर फ्लोर को घूरने लगता है। हीर सिर घुमाकर हैरानी से कबीर को देखती है। उसे समझ नहीं आया कबीर ने उससे माफी क्यों मांगी। ये सोचकर वो जल्दी से उसके पास आकर धीरे से कहती है, कबीर। ये बोलते हुए हीर कबीर के कंधे पर हाथ रखने वाली थी, तभी कबीर सिर उठाकर उसे देखते हुए कहता है, सॉरी फॉर एवरीथिंग। ये बोलते हुए कबीर खड़ा होता है और हीर को कंधों से पकड़कर बेड पर बिठा देता है। हीर सिर उठाकर उसको देखते हुए कहती है, क्या बात है, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? कबीर उसके पास घुटनों के बल बैठकर कहता है, आई एम सॉरी उस दिन के लिए जब मैंने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था। अगर मैं धक्का नहीं देता तो शायद आज तुम। हीर उसके होंठों पर उंगली रखकर कहती है, नो कबीर, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट मेरे साथ जो हुआ वो एक्सीडेंट था। तुमने मुझे धक्का खुद से दूर करने के लिए दिया था। मैं सीढ़ियों से गिर गई, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन मुझे बचाने के लिए तुमने जो सहा उसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकती। कबीर उसके दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहता है, नो शोना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती मेरी है। मैंने शुरू से सिर्फ तुम्हें हर्ट किया है। तुम 18 साल से मेरा वेट कर रही थी और जब हम मिले तो मैंने क्या किया? तुम्हें डराया, तुम्हें किडनैप किया, तुम्हें मजबूर तक करना चाहा कि तुम मेरे साथ रहो। अपने साथ रखने की जिद के चक्कर में मैंने तुम्हें 18 साल पहले का सच बताकर तुम्हारे दिल में गिल्ट पैदा किया, ताकि तुम इमोशनली वीक होकर मेरे साथ रहने के लिए मान जाओ। ये बोलते हुए वो हीर के दोनों हाथों को चूम लेता है। फिर हीर की गोद में सिर रखकर आगे कहता है, यू मस्ट हेट मी हीर। मैंने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, उसके बावजूद तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तुमने मुझे खुद से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया और तुम्हें क्या मिला? यहाँ आकर भी मेरी वजह से तुम्हें सिर्फ दर्द ही मिला। हीर धीरे से कहती है, कबीर तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हीर ने कबीर को हमेशा स्ट्रॉन्ग, टफ और इमोशनलेस देखा था, लेकिन आज उसके सामने कोई और ही कबीर था जो अपने दिल की बातें उसे बताना चाहता था। क्या होगा जब दादी को पता चलेगा कि उस दिन गोली कबीर ने नहीं बल्कि हीर ने चलाई थी? क्या वो कबीर को सजा दिलाने के लिए खुद को माफ कर पाएगी? जानने के लिए सुनती रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हुए कहती है, कबीर तुम मेरा प्यार डिजर्व करते हो, नफरत नहीं। मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी वजह से आज तक मैं खुशी खुशी मम्मा डैडा के साथ रह रही हूँ। अगर तुम ना होते तो उस दिन पुलिस मुझे ले जाती। जो तुम्हारे साथ हुआ वो सब मेरे साथ होता। तुम बहुत अच्छे हो कबीर, तुमने मेरी गलती की सजा चुपचाप सह ली। भला कैसे मैं तुमसे नफरत कर सकती हूँ? नहीं कबीर, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकती। ये बोलते हुए वो कबीर के सिर से अपना सिर जोड़ती है। कबीर हीर के गाल पर हाथ रखकर कहता है, तुमसे शादी न करने की वजह बदला नहीं थी हीर। मैं कभी बदला लेने के लिए ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। रीजन जानवी थी, क्योंकि सबको लगता था वो मेरी वाइफ है। मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था। फिर मैं खुद जानवी को यहाँ से बाहर निकालता और उसके बाद तुमसे शादी कर लेता। उसे अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करने की वजह डैड की वसीयत थी, वरना। हीर बीच में ही कबीर के सीने से लगकर कहती है, बस कबीर, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ किसी भी कीमत पर। अब तो सब सच बाहर आ गया है ना। अब तुम उस जानवी को यहाँ से बाहर निकाल देना। पता नहीं क्यों मुझे वो लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लगती। ये बोलते हुए हीर बुरा सा मुंह बना लेती है। कबीर उसका सिर सहलाते हुए कहता है, एज माय शोना विशेस। ये बोलते हुए कबीर उसको अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। हीर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। एक खुशी थी कि उसके और कबीर के बीच सब ठीक है और हमेशा सब ठीक रहेगा। वो हमेशा से कबीर के साथ एक हैप्पी लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन शायद उसे पता नहीं था ये तो शुरुआत है आने वाले तूफानों की। जब तक दोनों साथ हैं, हर तूफान का सामना दोनों कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन ये दोनों अलग हुए उस दिन इन दोनों में से कोई एक बुरी तरह बिखर जाएगा और दूसरा शायद जीते जी मर जाएगा। हीर सिर उठाकर कबीर को देखकर कहती है, मुझे नींद आ रही है। कबीर उसके माथे पर किस करके कहता है, सो जाओ सोना।
ये बोलकर वो हीर को बाहों में उठा लेता है और उसे बेड पर लेटा देता है। हीर उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें सोना नहीं क्या? कबीर हीर के गाल पर हाथ रखकर कहता है, अभी अभी तो कहा तुमने कि तुम्हें इस घर में जानवी को नहीं देखना, बस उसी को बाहर निकालने जा रहा हूँ। इतना सुनने की देर थी कि हीर झट से उठकर बैठ गई और चमकती आंखों से कबीर को देखते हुए तेज आवाज में कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? कबीर उसे देखते हुए कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता सोना। ये बोलते हुए कबीर हीर को फिर से लेटा देता है और उसके ऊपर कंबल डाल देता है। हीर कुछ बोलने को हुई, तभी कबीर कहता है, नो, तुम यहीं रहोगी, आज बहुत ड्रामा हो चुका है, अब और नहीं, इसलिए मैं खुद उसे बाहर निकाल कर आऊंगा, तुम चुपचाप यहीं रहो, समझ गई? हीर अच्छे बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला देती है। फिर कबीर उसके माथे पर किस करके बाहर निकल जाता है और उसके निकलते ही हीर कंबल साइड फेंक देती है और लुढ़कते हुए बेड से कूदकर दनदनाते हुए बाहर निकल जाती है। हीर कॉरिडोर के पिलर के पीछे से छिपकर कबीर को देखती है, जो जानवी के रूम में जा रहा था। कबीर जितनी रफ्तार के साथ गया, उतनी ही रफ्तार के साथ जानवी को खींचते हुए बाहर ले आया। रात का वक्त था, इसलिए सब सो गए थे। हीर दूर से कबीर को फ्लाइंग किस देते हुए कहती है, हाय हाय मेरा एलियन, इतनी जल्दी अकल आ गई इसको, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? ये आदमी भी ना एक भी काम ठीक से नहीं करता है। जानवी कबीर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं नहीं कबीर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी कबीर। कबीर जानवी को मेन डोर से बाहर ढकेलते हुए सर्द आवाज में कहता है, मेरे कहे शब्द याद करो जानवी सबरवाल, याद है 2 साल पहले मैंने क्या कहा था? जिस दिन कबीर राठौर के पास उसका प्यार आएगा, तुम्हें मैं थक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल फेंकूंगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं 2 साल पहले हीर को अपने पास नहीं ला पाया था, लेकिन अब वो मेरे पास है और हमेशा रहेगी। ये बोलकर कबीर जानवी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। जानवी अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहती है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें हीर खुलाना, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं एक बार फिर सड़क पर पहुंच गई। आई स्वेयर, मैं तुम दोनों को कभी चैन से रहने नहीं दूंगी। मुझे तो बाहर निकाल दिया, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो इसी घर में है, उससे कैसे बचोगे तुम दोनों? कबीर वहाँ से सीधा बार एरिया की तरफ बढ़ गया। दादी अभी भी हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। उन्होंने कबीर को जानवी को घर से बाहर निकालते हुए देखा था और अब कबीर को बार काउंटर के पास बैठकर शराब पीते हुए भी देख रही थी। वो अपनी जगह से उठी और धीरे से कहती है, कबीर। ये बोलते हुए दादी के कदम कबीर की तरफ बढ़ रहे थे। वो उसे रोकना चाहती थी क्योंकि कबीर एक के बाद एक वाइन का ग्लास खाली कर रहा था। इससे पहले वो कबीर के पास जाती, हीर उसके पास पहुंच गई और उसके हाथ से वाइन की बोतल छीनकर उसे घूरते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं ऊपर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम यहाँ शराब पी रहे हो, कैसे पति हो तुम? कबीर हीर को घूरते हुए कहता है, मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा था ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हीर बोतल काउंटर पर पटकते हुए कहती है, मुझे अकेले नींद नहीं आती, मुझे मेरे एलियन के साथ सोना है। ये बोल हीर कबीर से चिपक जाती है तो कबीर उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, तुम फिर शुरू हो गई। हीर मुंह बनाते हुए कहती है, अरे यार तुम कैसे आदमी हो, एक नंबर के बेवकूफ हो। अब तो वो जानवी नाम की बला भी टल गई, अब क्या दिक्कत है? ये बोलते हुए हीर कबीर की शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए छोटा सा मुंह बना लेती है। कबीर हीर को बाहों में उठाकर कहता है, बहुत बोलने लगी हो तुम। ये बोलते हुए कबीर स्टेयर्स की तरफ बढ़ जाता है। हीर उसके गले में बाहें डालकर उसे मुस्कुराते हुए देखने लगती है। आज उसे कबीर पर बहुत प्यार आ रहा था। आखिर कबीर ने उस जानवी नाम की बला को जो उनकी जिंदगी से निकाल दिया था। दादी दोनों को चाहते हुए देख रही थी। वो हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपने कमरे में चली जाती है। कबीर हीर को बेड पर लिटा देता है और खुद बेड की दूसरी साइड जाने लगता है। तभी हीर उसके गले में बाहें डाल देती है। कबीर भौहें उठाकर हीर को देखता है तो हीर मुस्कुराते हुए कबीर को देखते हुए कहती है, आई लव यू मिस्टर कबीर राठौर। कबीर उसकी नोज से अपनी नोज रब करके कहता है, आई लव यू टू मिसेस राठौर। ये बोलकर कबीर उसकी आंखों में देखता है और दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। कबीर हीर के माथे पर किस करके कहता है, सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना है तुम्हें। ये बोलकर कबीर वहां से उठने लगता है। तभी हीर उसकी कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींचती है और उसे किस करने लगती है। कबीर उसके दोनों तरफ अपनी कोहनी टिका देता है। फिर धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे के एहसास में खोने लगते हैं।
फिर कबीर खुद को और हीर को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता है, लेट मी लव यू सोना। उसकी बात सुनकर हीर की तो आंखें ही चमक जाती हैं। आखिरकार उसके दिल की तमन्ना जो पूरी हो रही थी, वो तो वैसे भी कबीर के करीब जाने के बहाने ढूंढती रहती थी, और आज तो खुद कबीर उसके करीब आ रहा था। कब दोनों एक हो गए, दोनों को पता ही नहीं चला। आज दोनों का रिश्ता सही मायने में पति पत्नी वाला हो गया था। दो दिल अब एक थे। आसमान में बिखरी चांदनी दोनों के मिलन की गवाह थी। अगली सुबह हीर कबीर के सीने पर सिर रखकर सो रही थी। उसने पूरी तरह से कबीर पर अपना कब्जा जमाया हुआ था। कबीर लाचारी से हीर को देख रहा था। वो करीब 2 घंटे से हीर को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हीर मैडम पिछले 2 घंटे से ऐसे सोई थी जैसे कई जन्मों से न सोई हो। कबीर घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है, 10 बज रहे हैं। इस लड़की को कॉलेज नहीं जाना क्या? सोना उठो और मुझे भी उठने दो, चलो उठो। ये बोलते हुए कबीर ने हीर को अपने ऊपर से धक्का दे दिया तो हीर लुढ़कते हुए दूसरी साइड हो गई। उसने सिर के नीचे रखे पिलो में अपना चेहरा छिपा लिया और दूसरे पिलो पर अपनी टांग चढ़ा दी। कबीर ने उसे घूर कर देखा। इस लड़की ने उसे पूरी रात बहुत परेशान किया था और अब ये उठने को भी तैयार नहीं थी। कबीर ने एक झटके में उसके नीचे से पिलो खींच लिया, जिससे हीर धड़ाम की आवाज के साथ बेड से नीचे गिर गई। हीर उठते हुए कहती है, बेवकूफ आदमी, ऐसे कोई अपनी बीवी को उठाता है? यार तुम्हें पति किसने बना दिया? तुम्हें तो किसी स्कूल का प्रिंसिपल होना चाहिए था। जब देखो तब मुझे डांटते रहते हो। ये नहीं कि इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, उसको थोड़ा प्यार कर लूं। बस उठो उठो उठो, यही राग लगा रखा है। ये बोलते हुए हीर खड़े होकर दोनों हाथ कमर पर रखकर कबीर को घूरती है, जो खुद उसे घूर रहा था। कबीर खड़े होकर कहता है, हो गया तुम्हारा, अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। ये बोलते हुए कबीर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी हीर उसके सामने खड़े होकर उसके सीने से लगते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना आज, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज आज रहने दो ना, कल से चली जाऊंगी। मैं घर में रहकर पढ़ाई कर लूंगी, पक्का, प्लीज। ये बोलकर वो सिर उठाकर छोटा सा मुंह बनाते हुए कबीर को देखती है, तो कबीर ने भी हाँ में सिर हिला दिया। कबीर उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, ठीक है, आज रहने दो, मैं तुम्हें घर पर ही पढ़ा लूंगा। ये सुनकर तो हीर के चेहरे के तोते उड़ गए। कबीर उसे पढ़ाएगा, मतलब उसकी तो घनघोर बेइज्जती होगी। हीर का पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अगर कबीर ने उसे कोई क्वेश्चन दे दिया और हीर नहीं कर पाई, तो पक्का उसका एलियन उसको डांटेगा। यही सोचकर हीर जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें मुझे। कबीर उसके मुंह पर उंगली रखकर कहता है, मैं अपनी बात रिपीट नहीं करूंगा, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ। हीर धीरे से कहती है, दूध? ये बोलते हुए हीर अपने गाल पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगती है। उसे किसी सोच में गुम देखकर कबीर कुछ बोलने वाला था, तभी हीर एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या? मैंने तो तुम्हें कल दूध का ग्लास दिया ही नहीं। मैं भूल गई, लेकिन तुम्हें तो याद रखना चाहिए था ना। तुम्हें याद नहीं है उस दिन जानवी हमारी फर्स्ट नाइट पर दूध का ग्लास लेकर आई थी? तो मुझे भी लाना चाहिए था ना। तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये बोलते हुए हीर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तभी कबीर उसे पकड़कर कहता है, सोना हमारी फर्स्ट नाइट हो गई, अब रहने दो। हीर उसको घूरते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे रहने दूं? मैं नहीं रहने दूंगी, तुम यहीं ठहरो, मैं लेकर आती हूँ। ये बोलकर हीर कबीर का हाथ अपनी बाजू से हटा देती है और जाने लगती है। कौन सा नया तूफान आने वाला है जिसके बारे में जानवी कह रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।